हेलो। हाँ जी। हाँ जी। भेज तो दिया मेमोरी नेक्स्ट पार्ट। देखो, भेजा हुआ है ना। संडे को भी क्लास लूंगी मैं। संडे को। ये मैंने कल के लिए भेजा है, संडे के लिए मैं भेजूंगी। कल क्लास हो जाएगी तो फिर देखूंगी अगर टॉपिक कवर हो गया। वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आरडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग ऑलरेडी टॉपिक पढ़ रहे थे। मेमोरी नाम का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे और कल हमने काफ़ी चीज़ें कवर अप की थी। एक बार मुझे ऑडियो एंड वीडियो प्लीज़ बता दीजिए, ऑल ओके है तो हम सेशन आगे बढ़ाएंगे। और जो हम लोगों ने कल टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट तो उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो अगर आप लोगों को कोई डाउट है कल से रिलेटेड तो वो पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ जी, एनी डाउट कल का कुछ? चलिए, ऑल ओके है। सुनिए, फिर मैं आप लोगों को एक दो चीज़ें बता देती हूँ कि बहुत जल्दी शायद, संडे तो चलो अभी परसों ही आ गया, लेकिन विद इन 2-3 डेज बुक की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बुक मत खरीदिएगा कोई भी। ठीक है, अननेसेसरी पैसे मत लगाइए, बुक मत खरीदिएगा। सुनिए, तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग अभी 2025 में यूपीएसआई का एएसआई एसआई और ऑपरेटर वाला पेपर हुआ था। तो मैं सबसे पहले अभी शायद नेक्स्ट वीक में ही मंडे या ट्यूसडे को एक सेशन लेकर आ रही हूँ, जिसमें 2 साल का, मतलब ये 2023 की वैकेंसी थी, उसके बाद 2025 में पेपर हुआ था। ठीक है, तो उसका पेपर और उससे पहले जब पेपर हुआ था, यानी 2 साल का पेपर, मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगी और आप लोगों को एक एनालिसिस दूंगी कि भाई इस टॉपिक के इतने क्वेश्चन और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत जल्द मैं ये वाला सेशन भी लेकर आ रही हूँ और नेक्स्ट वीक के लिए मैं उसको प्लान कर रही हूँ। फिलहाल मैं एसआई और एएसआई के लिए लेकर आ रही हूँ। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिलहाल का ये सेशन है। और दूसरी बात कि हम लोग मेमोरी टॉपिक पढ़ रहे थे, तो मेमोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये मेमोरी से रिलेटेड सेकंड क्लास होगी, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि मेमोरी को हम 3 भागों में बांट रहे थे। पहला पहला प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और तीसरा कैशे मेमोरी, ये 3 भागों में हम इसको बांटते थे। ठीक है, इसके बाद इसके बाद हमने रैम को 2 भागों में बांटा था, एस रैम और डी रैम। और आगे हम रोम को 3 भागों में बांटेंगे, पी रोम, ईपी रोम और डबल ई रोम। ठीक है, अब मुझे बताइए, फटाफट से कमेंट करेंगे मुझे, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर जो होते हैं वो हार्डवेयर्स हैं। ट्रांजिस्टर कैपेसिटर हम लोग जेनरेशन्स में भी यूज करते थे, पहली जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो ये एक तरीके का इक्विपमेंट बोल लो आप। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स या कैपेसिटर, ये हमारे कूलर्स, फैन, इनमें भी तो लगते हैं। ओके, तो अभी मुझे फटाफट से क्वेश्चन का आंसर देंगे कि कौन सी प्राइमरी मेमोरी का टाइप है, कौन सा प्राइमरी मेमोरी का टाइप है जो नॉन वॉलेटाइल है, ये बताएंगे। प्राइमरी मेमोरी का कौन सा टाइप है जो नॉन वॉलेटाइल है, फटाफट से बताइए। प्राइमरी मेमोरी का कौन सा टाइप है जो नॉन वॉलेटाइल है? यस, प्राइमरी मेमोरी का
रोम जो टाइप है वो नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। और प्राइमरी और सेकेंडरी में से फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है ये बताइए। वेरी गुड, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में से फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है ये बताइए। फिर हम आगे बात करेंगे, एस रैम और डी रैम को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। वेरी गुड, प्राइमरी मेमोरी जो है वो फास्टेस्ट है सेकेंडरी मेमोरी से, ठीक है। चलिए अब आगे हम पढ़ रहे हैं कि हम लोगों ने रैम को दो भागों में बांट दिया था, एस रैम और डी रैम। एस रैम और डी रैम, इनके बारे में हमने ये पढ़ा था कि एस रैम जो होता है वो स्टैटिक है, जो स्टेबल रहेगा, जो बदलेगा नहीं। डी रैम क्या है, डायनामिक है। अब इनके थोड़े से हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि एस रैम कैसे बना हुआ है, डी रैम कैसे बना हुआ है, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम और ज़्यादा कैसे होती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। फिर आज मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को डेफिनेटली डिस्कस करूंगी जो 2025 में आया था, फिर आपको पता चलेगा कि हमको कितना डिटेल में पढ़ना है एक्चुअली, ठीक है। चलिए सुनिए, तो एस रैम जो है अभी तक मुझे पता है कि ये कैशे मेमोरी में इस्तेमाल किया जाता है, कैशे मेमोरी में मैं इस्तेमाल करती हूँ। और डी रैम का इस्तेमाल हम रैम में यानी प्राइमरी मेमोरी में करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे थे कि जो एस रैम है वो फास्टर है, क्योंकि कैशे मेमोरी रैम से ज्यादा तेज होती है, इसीलिए हम कह रहे थे। अब बात आती है स्टोरेज कैपेसिटी की, किसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, किसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है। ओके, इस पर बात करते हैं। देखो अगर मैं इनकी बात करूं ये कैसे बने हुए हैं, तो एस रैम के अंदर हम लोग 6 ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 6 ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये स्ट्रक्चर हमको लिखना है। तो इसका हार्डवेयर जो हो जाता है वो बड़ा हो जाता है। देखिए एस रैम के बारे में थोड़ी सी चीजें हम नोट डाउन करेंगे कि एस रैम का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें ज्यादा ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है। ज्यादा ट्रांजिस्टर मतलब इसमें 6 ट्रांजिस्टर का हम इस्तेमाल करते हैं, की वजह से यह ज्यादा जगह घेर रहा है। ज्यादा जगह घेर रहा है। इस वजह से क्या हुआ, सो चिप में कम डाटा स्टोर कर पाता है। इससे क्या हुआ, इससे स्टोरेज कैपेसिटी कम हो गई, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो गई। इस बात को समझिए, ये एक डिफरेंस का पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगी, ठीक है। सुनिए, मैंने कहा कि एस रैम जो है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है और डी रैम की स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है। क्यों है, देखो क्योंकि इसके अंदर हमने 6 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि इसका जो इंटरनल पार्ट है उसमें हार्डवेयर ही ज्यादा हो गया। जैसे एक कमरा है, एक कमरे के अंदर मुझे सामान रखना है, लेकिन वो कमरा ऑलरेडी भरा हुआ है सामान से, तो मैं अपना सामान कैसे रखूंगी उसके अंदर, तो मुझे तो कम जगह मिलेगी ना सामान रखने के लिए। सेम वैसा ही यहां पर है, क्या कि एस रैम के अंदर ज्यादा ट्रांजिस्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने, 6। तो इसका खुद हार्डवेयर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो ज्यादा जगह घेर रहा है इसका हार्डवेयर, जिसकी वजह से चिप के अंदर कम डाटा स्टोर होता है। इसीलिए हम एस रैम को कह रहे हैं कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है। ओके, पहली बात ये हो गई। अब डी रैम की अगर बात करें, डी रैम का कैसा स्ट्रक्चर है, तो डी रैम के अंदर एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डी रैम के अंदर एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हो रहा है, यानी इसका हार्डवेयर कम है। देखो इसमें 6 ट्रांजिस्टर थे तो इसका हार्डवेयर ज्यादा था ना, इसका हार्डवेयर क्या है, कम है।
तो जब इसका हार्डवेयर कम है तो क्या मतलब हो गया कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी एस रैम से ज्यादा हो गई, ठीक है। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी एस रैम से ज्यादा है। ओके जी, चलिए अब थोड़े से और पॉइंट्स पढ़ते हैं यहां पर कि हमने कंप्यूटर की मेमोरी को दो भागों में बांटा, एस रैम और डी रैम। अब डाटा ट्रांजिस्टर में संग्रहित किया जाता है, ये बात अभी अभी मैंने आपको बताई कि स्टैटिक रैम के अंदर हम डाटा को कहां रख रहे हैं, ट्रांजिस्टर में। अब ट्रांजिस्टर में रखने के बाद हमने ये बात भी पढ़ी कि जो एस रैम है उसको रिफ्रेश की जरूरत नहीं है, उसे रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। लेकिन क्यों नहीं करना पड़ता, क्योंकि ट्रांजिस्टर में अगर हमारा डेटा स्टोर है तो इसके लिए निरंतर बिजली की प्रवाह की आवश्यकता होती है। मतलब यहां पर कांस्टेंट पावर का फ्लो है, तो जब तक कांस्टेंट पावर का फ्लो होगा तो डेटा स्टोर रहेगा, ठीक है। तो डाटा स्टोर रहेगा, उसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो डेटा ट्रांजिस्टर में संग्रहित है और वहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पावर का जो फ्लो है वो कांस्टेंट है, एक ही लाइन पर चल रहा है, वो बार बार कट या ऑन नहीं हो रहा। अगर कट और ऑन बार बार वो ऑफ और ऑन अगर होगा तो कभी बिजली नीचे जाएगी कभी ऊपर आएगी, ऐसे होगा, तो कांस्टेंट फ्लो नहीं होगा, जिससे बार बार डाटा या तो लूज होगा या आएगा। ओके ना, तो यहां पर फिलहाल बिजली का प्रवाह कांस्टेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, निरंतर बिजली के कारण एस रैम को संग्रहित किए जा रहे डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये रीजन है इसका, क्यों हम एस रैम को बार बार रिफ्रेश नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट, एस रैम को हम स्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा, यानी इसमें रिफ्रेश करने की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है। ओके, रिफ्रेशिंग इज नॉट नीडेड टू कीप द डाटा इंटैक्ट। उसके बाद इसका इस्तेमाल हम कहां कर रहे हैं, कैशे मेमोरीज में, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके 3 पॉइंट्स इसके स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के। आगे चलिए, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो ज्यादा फास्ट है डी रैम से, ठीक है। ये पॉइंट मुझे समझ में आ रहा है, क्यों आ रहा है इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया, क्योंकि एस रैम बनी हुई है किससे, एस रैम बनी हुई है कैशे से, और वो ज्यादा तेज है डी रैम से, ठीक है। तो ये पॉइंट तो हमें क्लियर है कि एस रैम जो है वो ज्यादा फास्टर है डी रैम से। आगे चलिए, स्टैटिक रैम टेक्स लेस पावर टू परफॉर्म। ये बात भी याद रखिए कि स्टैटिक रैम को कार्य करने के लिए कम बिजली की आवश्यकता पड़ती है। ये पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी इसका। तो एस रैम को लेस पावर की जरूरत पड़ रही है काम करने के लिए, क्योंकि ये कांस्टेंट फ्लो में चल रहा है, इसीलिए। ओके नेक्स्ट चलिए, स्टैटिक रैम का एडवांटेज क्या है, क्या एडवांटेज है इसका, कि स्टैटिक, पहला एडवांटेज तो यही है कि ये लेस पावर का कंजप्शन करती है, ठीक है, इसमें लो पावर का कंजप्शन है। तो जब इसमें बिजली की खपत कम है तो अच्छा है, बेटर है कि बिजली कम ले रही है तो हमारा बिजली का बिल कम आएगा, ठीक है ना। उसके बाद स्टैटिक रैम जो है वो फास्टर है, ये भी इसकी एडवांटेज है कि भाई ये डी रैम से ज्यादा तेज काम कर रही है। और स्टैटिक रैम बना हुआ है किससे, फ्लिप फ्लॉप के स्ट्रक्चर से, फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ है। और फ्लिप फ्लॉप कौन है, जो 1 बिट एंटिटी है। 1 बिट एंटिटी मतलब जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट स्टोर होंगे, या तो 0 या तो 1, वो। इसके बाद एस रैम डेटा के प्रत्येक बिट को फ्लिप फ्लॉप सर्किट में संग्रहित करता है, जो इसे डी रैम की तुलना में तेज और अधिक महंगा बनाता है। तो हमें एक बात और समझ में आई कि भाई हमारी जो एस रैम है वो महंगी है, एस रैम जो है वो महंगी है डी रैम से, ठीक है। एक पॉइंट और हमें समझ में आ गया। तो ये चीजें हमारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि इन्हीं पर हमारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए अब डी रैम पर बात करते हैं। डी रैम में मैंने आपको बताया कि डी रैम के अंदर जो डाटा है वो कैपेसिटर में स्टोर होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो छोटा है, इसमें एक ही ट्रांजिस्टर और एक ही कैपेसिटर इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। और एस रैम में 6 कैपेसिटर का हम इस्तेमाल करते हैं।
कैपेसिटर दैट स्टोर डेटा इन डी रैम ग्रेजुअली डिस्चार्ज एनर्जी। अब इसमें क्या है, इसमें कैपेसिटर जो होते हैं वो धीरे धीरे ऊर्जा को छोड़ते हैं। कभी ऊर्जा आएगी, कभी नहीं आएगी। ऊर्जा नहीं होने का मतलब यह है कि डाटा खो जाएगा, ठीक है। तो यानी कभी बिजली आएगी, कभी नहीं आएगी, सीधी सी ये बात है। तो बिजली आए या नहीं आए, तो उसमें क्या हो रहा है, जब बिजली नहीं आएगी तब डाटा लॉस हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। जब डाटा लॉस हो गया तो आपको उसको बार बार रिफ्रेश करना ही पड़ेगा, ओके। तो यानी डाटा इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, पहली बात हो गई। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि यहां पर जैसे डी रैम के अंदर कांस्टेंट फ्लो था, एक कांस्टेंट फ्लो था इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का, वैसा यहां पर नहीं है। इसीलिए डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे ही बिजली बंद होगी, क्योंकि बीच में ऑन ऑफ होती रहेगी, तो ऑन ऑफ होती रहेगी, तो जब ऑफ होगी तब डेटा आपका खो जाएगा। तो इसीलिए हमें इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी। ये रीजन है, ठीक है। ये रीजन है कि क्यों एस रैम जो है वो बार बार, एस रैम जो है वो स्टैटिक है और उसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, और डी रैम को क्यों बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत है। ये लो भाई, आप लोग कैपेसिटर और उसका वो देख लीजिए। ये हार्डवेयर्स हैं और कुछ नहीं है। कीबोर्ड, कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर की फोटो देख लो, क्लियर हो जाता है थोड़ी चीजें। तो हार्डवेयर्स हैं ये, पहली जनरेशन्स में भी हम लोगों ने इसको यूज किया था। सर्किट्स हैं ये देखो, ये आईसी होता है, ये ट्रांजिस्टर्स होता है। ये लीजिए, कुछ अच्छा समझ में आता है यहां से तो ये देख लो। ये ट्रांजिस्टर्स है दिखने में, ये कैपेसिटर है, बस यही तो है। ये छोटे छोटे से चिप्स हैं, हार्डवेयर की चीजें हैं। जैसे ये आईसी होता है, ये आपकी बैटरी होती है, वैसे ये कैपेसिटर है, ये ट्रांजिस्टर है, बस। तो ये हार्डवेयर की टर्म्स है जो इनमें यूज हो रही होती है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। और डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, और डी रैम आपका दिखने में कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट, अब डी रैम के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। डायनामिक रैम जो होता है वो स्लो होता है, ठीक है। डायनामिक रैम स्लोअर है एस रैम से। ये रीजन हमें पता है, क्योंकि एस रैम कैशे से बनी है, ये रैम से बनी है, तो इसीलिए एस रैम फास्टर है और डी रैम स्लोअर है। इसके बाद अभी अभी हमने पढ़ा कि एस रैम ज्यादा महंगा है, तो डायनामिक रैम जो है वो लेस कॉस्टली है। तो डायनामिक रैम कम खर्चीला है एस रैम से, तो पैसे कम लगेंगे हमारे। डायनामिक रैम के अंदर हाई पावर कंजप्शन है, तो यानी ये बिजली की खपत ज्यादा करता है। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज हो गई कि डायनामिक रैम के अंदर बिजली की खपत ज्यादा हो रही है। नेक्स्ट, डायनामिक रैम की डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज तो पहली यही है कि डी रैम जो है वो स्लो काम करता है, तो इसकी एक्सेस स्पीड स्लो है एस रैम से, पहली डिसएडवांटेज ये हो गई। दूसरी कि इसके अंदर हाई पावर कंजप्शन है, यानी बिजली की खपत ज्यादा कर रहा है इसलिए। और डी रैम के अंदर डाटा बार बार लॉस हो रहा है, जैसे ही बिजली कट जाती है डाटा लॉस हो जाता है। तो डाटा लॉस हो रहा है तो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ रही है। ये आपकी डिसएडवांटेज हो गई डी रैम की, ओके। अब ओके, तो एस रैम डी रैम शायद अब आप लोगों को क्लियर हो, जल्दी बताइए। आप लोगों को एस रैम डी रैम इतना ही पता होगा कि एस रैम जो है उसको रिफ्रेश नहीं करते, डी रैम को रिफ्रेश करते हैं, इतना ही पता होगा। यहां पर मैंने उसको आपको सामने खोल के रख दिया है पूरे तरीके से कि भाई क्यों उसकी स्टोरेज कम है, क्यों स्टोरेज ज्यादा है, क्यों क्यों पावर कंजप्शन, क्यों रिफ्रेश करना पड़ रहा है, ये पूरी तरीके से मैंने खोल के रखा है आपको।
उज्जवल मिश्रा, फ्लिप फ्लॉप बस इतना है कि फ्लिप फ्लॉप एक ऐसी एंटिटी है जिसके अंदर हम यूज करते हैं 1 बिट एंटिटी, 0 एंड 1, ठीक है। कैशे अभी आएगा स्टूडेंट, कैशे मैंने शुरू नहीं किया है अभी, रुक जाओ, जितना मैंने पढ़ाया है उतना बताओ सिर्फ अभी, कैशे तो हमने पढ़ा भी नहीं है अभी, कैशे अभी आएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो आगे चलते हैं, हम रोम के टाइप पढ़ते हैं, उसके बाद इनके क्वेश्चंस हम करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं रोम के टाइप के। रोम का क्या टाइप है? रोम, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। देखो स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो स्टूडेंट्स, एक दो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा, तो लिसन टू मी प्रॉपरली। क्या कि आपका जो लेवल है, शायद आप लोगों ने पेपर नहीं देखा है, इसीलिए मुझे पेपर लाना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट वीक में मैं आप लोगों के साथ पेपर डिस्कस करूंगी, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इंटरनल चीजें बहुत ज्यादा हमारे पेपर में पूछी गई, पेपर का लेवल अच्छा था। दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं होता कि मैं अभी पढ़ाऊं और अभी हमारे दिमाग में घुस जाए। हम लोग कंप्यूटर की इन चीजों से नए हैं। अगर मैं भी एक टीचर हूं ना, मैं भी कोई नई चीज पढ़ूंगी, शायद मुझे भी 2 बार पढ़ना पड़ेगा, शायद मुझे 3 बार भी पढ़ना पड़े उस नए कॉन्सेप्ट को। तो हिचकिचाया मत करो। ऐसा नहीं होता कि टीचर ने एक बार बोल दिया और हमारे दिमाग में फिट हो गया, नहीं। कभी कभी हमें वीडियो 2 बार देखनी पड़ जाती है, ठीक है। तो उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, देखो वीडियो को 2 बार, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हमें एक बार में नहीं समझ में आया, प्लीज वीडियो दोबारा देखो। आई एम रेडी टू एक्सप्लेन कि अच्छा इस तरीके से नहीं समझ में आया तो दूसरे तरीके से समझाऊंगी। ओके स्टूडेंट, क्योंकि ये कुछ चीजें हमारे लिए नई हैं। ओके, इस बात को मैं भी समझती हूं, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आराम से पढ़िए। क्वेश्चंस जो पेपर हमारा हुआ है उसका लेवल हाई था, चाहे वो एएसआई का हो चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, ठीक है। क्वेश्चन डीप ही आते हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर में इससे भी डीप आता है, तो इसीलिए आराम से पढ़िए, हम नई चीजें बिल्कुल पढ़ेंगे। ओके चलिए। अच्छा, सॉफ्टवेयर वाला अपलोड नहीं हुआ, मैं पूछ लेती हूँ सॉफ्टवेयर वाला, ठीक है। चलिए, रोम, रोम को हम 3 भागों में बांटते हैं, क्या क्या वो सुनेंगे हम जरा। रोम के 3 भाग हैं, कई जगहों पर इसको 4 पार्ट्स में भी डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली इसके 3 टाइप हैं, चौथा टाइप भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। बेसिक 3 टाइप हैं, पी रोम, ईपी रोम और डबल ई रोम। ये आपके 3 भागों में हम रोम को बांटते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप मुझसे पूछोगे कि मैम देखो, लिखकर समझाने में कभी कभी बीच बीच में ये हो जाता है कि स्टूडेंट्स को हिंदी भी चाहिए इंग्लिश भी चाहिए, इस तरीके से चलता है, इसीलिए प्लीज चलिए आराम से सुनिए। सबसे पहले फुल फॉर्म, पहला क्वेश्चन ही फुल फॉर्म है, क्या? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये हो गया इसका फुल फॉर्म, पहला प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आती है ईपी रोम। ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसके बाद आता है डबल ई प्रॉम, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैं आपको की पॉइंट्स दे रही हूं इसके, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन में दे दूंगी हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, पीडीएफ से भी। अभी मैं आपको इनको एक्सप्लेनेशन के लिए की पॉइंट्स दे रही हूं, ओके। हाँ जी अर्षद, बताइए क्या कह रहे हैं। आपको बाकियों की चैट नहीं दिखेगी, आप सभी के मैसेज मैं देख सकती हूँ, आप सिर्फ अपना मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सुनिए, तो अभी तक मुझे ये बात पता थी कि भाई रोम जो होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। तो मैंने ये बात पढ़ी कि भाई हम रोम में तो कोई एडिटिंग कर ही नहीं सकते ना, ये तो एक रीड ओनली मेमोरी है,
हम किसी भी तरीके की इसमें कोई बदलाव, कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। जब हम की बात कर रहे हैं तो हम का मतलब है हम, मतलब एंड यूजर्स, नॉर्मल यूजर्स, आपके और मेरे जैसे यूजर्स। लेकिन जब हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर बात आ जाती है कि अच्छा हम यहां पर बदलाव कर सकते हैं। बात यह आ जाती है कि हम यहां पर बदलाव कर सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं है, वो हम प्रोग्रामर्स हैं। वो कौन है? डेवलपर्स हैं। ठीक है, वो कौन है? डेवलपर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं। और ये सारा काम कब होगा? जब कंप्यूटर्स हमारे पास बनकर आते हैं तब। देखो एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एक पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव ऐसे सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जाम्पल है, लेकिन समझने के लिए हम ले रहे हैं। जैसे एक पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव के अंदर मेरे पास मेरी फाइल्स लोड है, उसके अंदर मेरे पेन ड्राइव में 10 फाइल्स हैं। मेरी पेन ड्राइव के अंदर 10 फाइल्स हैं। ओके, अब उन 10 फाइल्स को मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने का मतलब क्या था? मैंने उनको इरेज कर दिया, सारी फाइल डिलीट हो गई। अब उसके अंदर मैंने नई फाइल्स, 5 नई फाइल्स डाली। 5 नई फाइल्स डालने का मतलब क्या था? मैंने इरेज करके उसको रीप्रोग्राम किया, यानी उसके अंदर नई फाइल लोड की। उसे हम कहते हैं इरेजिंग एंड रीप्रोग्रामिंग। ठीक है, यानी डिलीट करके उसमें नया फाइल डालना। चलिए, क्लियर हो गया? चलिए, तो प्रोग्रामेबल, यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रोग्रामेबल, यानी इसे इसे सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जाता है, सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जाता है। और कौन करते हैं इन्हें प्रोग्राम? प्रोग्रामर्स करते हैं। कौन करते हैं? प्रोग्रामर्स करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये प्रोग्रामेबल है, यानी ये मुझे ब्लैंक मिली, खाली मिली। ओके, इसके बाद मैंने इसके अंदर फाइल लोड कर दी। अब दोबारा से मैं उसको इरेज नहीं कर सकती, मैं दोबारा से उसको डिलीट नहीं कर सकती, वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ईपीरॉम। ईपीरॉम क्या है? इरेजेबल और प्रोग्रामेबल। जो फुल फॉर्म में लिखा है वही समझिए। तो हम यहां पर डाटा को इरेज कर सकते हैं और दोबारा से नई फाइल उसके अंदर लोड कर सकते हैं। तो इनको, फाइल को डिलीट किया जा सकता है और दोबारा से उसमें नई फाइल लोड की जा सकती हैं। लेकिन ये दोनों कामों के लिए हमें अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां पर फाइल को इरेज प्लस रीप्रोग्राम, ये दोनों काम किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना है? अल्ट्रा वायलेट रेज का। ठीक है, यानी आपने क्या किया, एक आपके पास ईपीरॉम है, उसको जाकर अल्ट्रा वायलेट रेज के नीचे रखा, वो सारी की सारी फाइल डिलीट हो गई। अब तुमने उसके अंदर नई फाइल डाल दी, ये मतलब है इस चीज का। अब आते हैं यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। तो यहां पर भी तो इरेजेबल और प्रोग्रामेबल है, लेकिन इन फाइल्स को इरेज और दोबारा से रीप्रोग्राम कर पाओगे। लेकिन इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, देखिए अब पढ़ते हैं हम इनको, यहां से अब हमें थोड़ा और समझ में आएगा। चलिए, पीरॉम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का क्या मतलब है? इट कैन बी प्रोग्राम बाय द यूजर। लेकिन यहां पर यूजर कौन है? यहां पर यूजर प्रोग्रामर्स हैं। इसे उपयोगकर्ता द्वारा प्रोग्राम किया जाता है और सिर्फ एक बार किया जाता है। ठीक है, वंस प्रोग्राम्ड, यानी एक बार प्रोग्राम होने के बाद इसमें मौजूद डेटा और निर्देशों को बदला नहीं जा सकता। तो इसका जो की पॉइंट था वो यही था कि सिर्फ एक बार प्रोग्राम की जाती है, सिर्फ एक बार प्रोग्राम की जाती है। और जो फाइल्स एक बार इसमें लिख दिया है वो सीधे अब डिलीट नहीं हो सकते, जो है वो हमेशा ही रहेंगे।
ओके ऐसा। नेक्स्ट ईपीरॉम। पहले मैं एक्सप्लेनेशन खत्म कर दूं ना दीपक सैनी जी, उसके बाद आते हैं ना एग्जाम्पल पे। थोड़ा सा सब्र रखा करो, सब कुछ एक साथ पढ़ा दिया जाए ऐसा तो नहीं होता है ना। रुक जाओ अभी, चलो। ईपीरॉम, ईपीरॉम इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो मतलब क्या था कि इसको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं, इसे पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन इसको इरेज करने के लिए हम इसको अल्ट्रा वायलेट रेज के नीचे रखते हैं। ओके, और टू रीप्रोग्राम इट इरेज ऑल द प्रीवियस डेटा। इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका मान के चलो ईपीरॉम है, सेम वही बात मैंने आपको क्या कहा, ये आपका ईपीरॉम है, इसको अल्ट्रा वायलेट रेज के नीचे रखो, सारा डेटा इरेज, उसके बाद नई फाइल्स रखो, ये मतलब है। तो मतलब इसमें पूरे इसके ऊपर आप अल्ट्रा वायलेट रेज डालते हो और ये पूरी फाइल्स एक ही बार में डिलीट होती है। ऐसा नहीं है कि पहले इतनी फाइल्स डिलीट हुई फिर इतनी डिलीट होंगी, ऐसे नहीं, सारी फाइल्स एक ही बार डिलीट, फिर इसके अंदर नई फाइल्स तुम लोग रखते हो, ऐसे काम होता है। ठीक है, जैसे ईपीरॉम, ईपीरॉम के अंदर क्या पड़ा होता है, बायोस, बायोस को डिलीट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, ईपीरॉम का। ठीक है, बायोस में अगर कोई फाइल, बायोस जो है वो ईपीरॉम में पड़ा होता है, अगर उनकी फाइल्स को डिलीट वगैरह करना है आपने तो इसकी मदद ली जाएगी, अल्ट्रा वायलेट रेज की। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड, दोबारा से रीप्रोग्राम किया और डाटा को हम यहां पर इरेज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना है, अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल करना है। और एक ही बार में टू रीप्रोग्राम इट इरेज ऑल द प्रीवियस डाटा, सारा का सारा पिछला सारा डेटा एक बार में ही उड़ता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल बायोस के तौर पर आप ले सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट, ईपीरॉम। EPROM, EPROM इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसके तो फुल फॉर्म में ही था, इरेजेबल और प्रोग्रामेबल, इरेजेबल और प्रोग्रामेबल। जैसे जैसे आपका ये फाइल है, ठीक है, ये डबल EPROM है, तो यहां पर EPROM के जैसे सारी फाइल्स एक साथ नहीं उड़ती, यहां पर इतना इतना पोर्शन, ब्लॉक वाइज पोर्शन उठाया जाता है। तो इस पोर्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, इलेक्ट्रिसिटी डाला, तो ये इरेज हुआ, फिर इसके अंदर नई फाइल आपने लोड की, ऐसे काम में लाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो डेटा को विद्युत क्षेत्र लागू करके मिटाया जा सकता है, इसके लिए पैरा बैंगनी प्रकाश यानी अल्ट्रा वायलेट प्रकाश की जरूरत नहीं होती, इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं इरेज करने के लिए, अल्ट्रा वायलेट रेज की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, इसके बाद वी कैन इरेज ओनली पोर्शंस। देखो यहां पर क्या था कि पिछला सारा डेटा एक साथ मिटाया जाता है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ओनली पोर्शंस ऑफ द चिप, छोटा छोटा पोर्शन उठाकर हम डिलीट करते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं, फिर वो डिलीट होता है ऐसे। चलिए, यहां तक सबको बात क्लियर है। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा। नहीं, दोनों अलग अलग हैं। EPROM के अंदर इरेज हो सकता है, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल के अंदर क्या डिफरेंस है दोनों में, वो सुनो। इरेजेबल दोनों में हो सकता है डेटा, और दोबारा से नई फाइल्स दोनों में आ सकती है, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग है। हाँ, ये ठीक था, विशु शर्मा का ये ठीक था, उसको मैं बताती हूँ। राम ऐसा नहीं होगा, इसीलिए आप ये कमेंट करना, कॉपी पेस्ट करना बंद कर दीजिए। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट करना बंद कर दीजिए, जितना पढ़ लोगे उतना अच्छा होगा। EPROM और डबल EPROM दोनों में हमें डिफरेंस क्या समझ में आया, दोनों साउंड क्या आपको सेम किए, नहीं ना। दोनों के अंदर कॉमन चीजें क्या हैं कि दोनों के अंदर हम फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं और नई फाइल्स दोनों में लोड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल करेंगे और यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करेंगे इरेज करने के लिए। और यहां पर हम क्या कर रहे थे, पूरा का पूरा पुराना डाटा एक साथ डिलीट होगा, पूरा पुराना डाटा एक साथ डिलीट होगा,
उसके बाद आप इसके अंदर नया फाइल लोड करेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ब्लॉक वाइज होगा। इतना ब्लॉक उठाया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, इसको इरेज किया, फिर इसमें नई फाइल लोड की, फिर इस ब्लॉक को उठाया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, इसको इरेज किया, फिर इसके अंदर नया फाइल डाली, ऐसे। ठीक है जी, क्लियर हुआ बात? ये ऐसे काम करता है। चलिए, ये दोनों में डिफरेंस है। और ईपीरोम बायोस के लिए यूज किया जाता है और डबल ईप्रोम फ्लैश मेमोरी के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो अभी तक हमें फ्लैश मेमोरी भी नहीं पता है, तो फ्लैश मेमोरी, एसएसडी, पेन ड्राइव, इनके लिए कहते हैं हम लोग। ओके, नॉर्मली रोम से कुछ नहीं डिलीट होगा, वो सिस्टम की फाइल्स है। एक एक टाइप एम रोम भी आता है, कहीं कहीं पर हमें एम रोम नाम का टॉपिक भी दिया हुआ है। ठीक है, एम रोम टॉपिक। डबल ई प्रोम फ्लैश मेमोरी डबल ई प्रोम का टाइप है। अभी हमें फ्लैश मेमोरी पता नहीं है, अभी हमने सेकेंडरी मेमोरी पढ़ा नहीं है। ठीक है, वैसे फ्लैश मेमोरी के अंदर पेन ड्राइव भी आता है, पेन ड्राइव भी एग्जाम्पल होगा इसका, एसएसडी, ये एग्जाम्पल्स होंगे इसके। ठीक है, सुनिए, एम रोम, मास्क रोम। एम रोम के अंदर क्या है, ये पुराने टाइम पर हम यूज करते थे। मास्क रोम एक प्रकार की रीड ओनली मेमोरी है, जिसे उत्पादन के समय ही मास्क कर दिया जाता है। इसको भी एडिट नहीं कर सकते हमको, अगर हम इसे एडिट कर रहे हैं तो वो बहुत स्लो है एडिटिंग। ठीक है, तो इफ इट कैन, रोम के अन्य प्रकारों की तरह, जैसे हमने 3 टाइप पढ़े, तो उनमें भी हम उसको डिलीट नहीं कर सकते थे, डाटा को बदल नहीं सकते थे, लेकिन उसके कुछ स्पेशल तरीके थे अगर हम बदल पा रहे हैं। लेकिन यहां पर हम बदल नहीं पाएंगे डेटा को। ठीक है, तो यहां पर डेटा बदलने की हमें अनुमति नहीं है। ये देखो, डेटा को बदलने की अनुमति नहीं देता ये हमें। और अगर आपको बदलना है, ये संभव भी हो, तो वो प्रक्रिया कठिन और धीमी होगी। फिलहाल तो हमें मास्क रोम डेटा को डिलीट करने की परमिशन नहीं देता, लेकिन अगर हम तब भी कर रहे हैं तो प्रक्रिया कठिन या धीमी होने वाली है। ओके, चलिए नेक्स्ट, कैश मेमोरी तो अभी नहीं, तो ये हम लोगों ने फिलहाल पढ़ा अभी। रैम के 2 भाग, एस रैम और डी रैम। और हमने पढ़ा रोम, और रोम के 3 भाग, पी रोम, ईपी रोम और डबल ई प्रोम। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। चलिए, अब हम अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर वो क्वेश्चंस हमें समझ में आते हैं तो एवरीथिंग इज फाइन। ओके, चलिए, ये तो बिल्कुल बेसिक है, कंप्यूटर की मेमोरी है, तो हम लोग के मैप तक कैसे पहुंचेंगे, डाटा स्ट्रक्चर तक कैसे पहुंचेंगे, ये समझकर चलिए। चलिए, क्वेश्चन पढ़िए, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। पढ़िए, क्वेश्चन आंसर दीजिए। यस, एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा ना कि हम ईपी रोम को कितनी बार इरेज कर सकते हैं, हजारों बार कर सकते हैं इरेज। ठीक है, चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रोम, निम्नलिखित में से कौन सा रैम की विशेषता नहीं है? तो आंसर क्या दे रहे हैं आप? allows user to store multiple gigabytes,
उपयोगकर्ताओं को कई गीगाबाइट्स डेटा संग्रहित करने की अनुमति देता है, हाँ देता है, ठीक है, कि आप कितना भी डाटा अपने रैम में स्टोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टोर कर सकते हो। अब दूसरा देखो, ये कह रहा है बिजली की आपूर्ति ना होने पर भी डेटा बना रहता है क्या? नहीं, ये तो नॉन वॉलेटाइल वाला फीचर हुआ, और रैम तो मेरा वॉलेटाइल होता है, यानी बिजली के चले जाने पर डाटा उड़ जाता है। तो ये स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है। इज इट क्लियर? चलिए, ये क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट आइए, इट कैन बी एक्सेस्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, बात सही है ना। प्राइमरी मेमोरी की फाइल्स को ही सीपीयू एक्सेस करता है, इस्तेमाल करता है, ओके। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी हो जाती है ट्रू। दूसरा क्या कह रहा है कि इसे पढ़ा, मिटाया या संशोधित किया जा सकता है, हाँ, क्योंकि आपकी रैम जो होती है वो रीड राइट बोथ होती है, तो आप इस फाइल को पढ़ भी सकते हो और यहां पर संशोधन यानी मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। कैसे? अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये बताइए। रैम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? रैम किससे बना है, जल्दी बताइए। इन चीजों से हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, और अगर हमें पता हो कि इतने टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं और हम कर पा रहे हैं, तो हमारा टॉपिक क्लियर होते हैं, ओके। चलिए, रैम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? रैम में से, इनमें से निम्नलिखित में से क्या है, क्या होता है रैम, ये बताइए। जल्दी बताइए, क्या आंसर आ रहा है? अरे वैक्यूम ट्यूब्स क्यों? रैम और रोम तो सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती हैं, रैम और रोम तो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, ये कल भी पढ़ाया था, तो रिवाइज करके क्लास में आया करो। नहीं लिखा हुआ है तो लिख लो, रैम एंड रोम ये दोनों सेमीकंडक्टर मेमोरी होती हैं, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर से बनी होती हैं, इसीलिए इन्हें सेमीकंडक्टर मेमोरीज कहा जाता है, ठीक है जी, नोट कर लो इस बात को, अगेन इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का हिस्सा है? अब देखिए, यहां पर ऑक्सिलरी मेमोरी लिखा हुआ आ गया, तो मुझे पता होना चाहिए कि ऑक्सिलरी मेमोरी यानी एक्सटर्नल मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है, जिन्हें हम बाहर से जोड़ते हैं। तो इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है सेकेंडरी मेमोरी का, ये बताइए, कौन सा पार्ट नहीं है? नहीं है पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, नॉट बोला है, नॉट बोला है, कौन सा नहीं है? तो अभी हमें नहीं, अच्छा, यही एलिमिनेट, यही करने हैं हमको आंसर स्टूडेंट्स, यही एलिमिनेशन मुझे सिखाना है, ठीक है, चाहे हमें चीजें आती ना हो फिर भी हम आंसर्स निकाल पाए। देखो, तुम लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना, चाहे इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो मैं पढ़ चुकी हूं ना। पी रोम, पी रोम क्या होता है? ये तो रोम का टाइप है, और ये प्राइमरी मेमोरी में आता है, तो डेफिनेटली ये सेकेंडरी मेमोरी नहीं होगा, तो ये आंसर है। अब मैग्नेटिक टेप्स क्या होते हैं? ये सेकेंडरी मेमोरी है। पुराने टाइम पर आप कैसेट यूज करते थे सॉन्ग सुनने के लिए, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये भी बड़ा लंबा टॉपिक चलेगा, सेकेंडरी मेमोरी भी, ठीक है, ओके जी। तो मैग्नेटिक टेप कौन सी होती है? कैसेट्स होती हैं, वो कैसेट्स जो हम पुराने टाइम पे गाना सुनने के लिए इस्तेमाल करते थे, तो ये सेकेंडरी मेमोरी है। और हमसे नॉट पूछा गया था, कौन सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, तो आंसर पी रोम होगा। इसीलिए क्वेश्चन पर वक्त दीजिए, हमारे पास अभी टाइम है। कैशे का क्वेश्चन है, ये बताइए, यस ये बताइए, फिर मैं आपको डीडीआर और एसडी रैम के बारे में भी बताती हूँ, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी? इनमें से कौन मेन मेमोरी में यूज होता है? तो भाई डी रैम मेन मेमोरी में यूज होता है, ठीक है, डी रैम मेन मेमोरी में यूज होता है।
जब सीडी रोम आएगा तो हम सीडी रोम पढ़ेंगे, सेकेंडरी मेमोरी मैंने नहीं पढ़ाया है अभी, जो फिलहाल करवा रही हूँ उसको कर लीजिए। मेमोरी टॉपिक काफी बड़ा है, अभी हम प्राइमरी मेमोरी भी प्रॉपरली खत्म नहीं कर पाए, ठीक है। चलिए, और एसरैम किसका इस्तेमाल करता है? कैशे मेमोरी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। इसके लिए हम लोगों को एक हिरारिकी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए आप हिरारिकी याद रखिए, ये जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसकी हिरारिकी क्या है, ये याद रखनी पड़ेगी आपको। और वो हिरारिकी क्या है कि आपकी सबसे तेज मेमोरी और सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर्स। इसके बाद कौन है? कैशे। उसके बाद कौन आती है? प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद कौन आती है? सेकेंडरी मेमोरी। और उसके बाद कौन आते हैं? क्लाउड्स। उसके बाद कौन आते हैं? क्लाउड्स, ठीक है जी। तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। सबसे तेज और सबसे छोटी, वो रजिस्टर है। इनको कभी कभी अरेंज करने का क्वेश्चन भी आता है, तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा, यहीं पर वो कॉन्सेप्ट समझा रही हूं आपको। देखिए, पूरा मेमोरी इसी पर बेस है, ये जो डायग्राम मैं बार बार बना देती हूँ इसी पर बेस है। ये आपका सीपीयू है, ये रैम है यानी प्राइमरी मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी है यानी हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो अभी तक जब हम एक्सेस स्पीड की बात करते हैं कि मैंने आपसे पूछा कि कौन सी मेमोरी है जिसकी एक्सेस स्पीड सबसे ज्यादा फास्ट है, बताओ फटाफट से। तो एक्सेस स्पीड का बात क्या है? एक्सेस स्पीड का मतलब क्या है कि सीपीयू कितना समय लगा रहा है किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए, चलाने के लिए, उसकी डिमांड पूरी करने के लिए। डिमांड उसकी यही होगी, फाइल को क्लोज करना है, ओपन करना है, या एडिट करना है, या कुछ भी। तो अभी तक सबसे फास्ट कौन मेमोरी है? जल्दी बताइए। अभी तक सबसे फास्टेस्ट कौन सी मेमोरी है? यस रोहित बताइए। ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ टीम से कि वो पार्ट 2 सॉफ्टवेयर का क्यों अपलोड नहीं हुआ है, ओके। हाँ, तो सीपीयू के अभी सबसे नजदीक प्राइमरी मेमोरी है, तो अभी प्राइमरी मेमोरी सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक मेमोरी आ जाती है दोनों के बीच में, जिसको हम कहते हैं कैशे। सीपीयू और रैम के बीच में एक मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं कैशे मेमोरी, ठीक है, कैशे कहते हैं। तो रैम से सीपीयू तक पहुंचना है तो इतना डिस्टेंस कवर करना है। एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं यहाँ इसको बंद कर दूं, ये बार बार बोल रहा है। चलिए, हाँ, तो सीपीयू और रैम दोनों, रैम को सीपीयू तक पहुंचने के लिए इतना डिस्टेंस कवर करना है, और इन दोनों के बीच में एक मेमोरी है जिसको हम कह रहे हैं कैशे। तो कैशे से सीपीयू तक पहुंचना है तो इतना डिस्टेंस कवर करना है, तो यानी अब सबसे फास्टेस्ट कौन हो गई? कैशे। लेकिन जो रजिस्टर मेमोरी है वो सीपीयू का पार्ट है, यानी सीपीयू का ही कंपोनेंट है, सीपीयू के अंदर ही पड़ा है। तो सबसे पहले किसकी फाइल जाएगी सीपीयू तक? रजिस्टर की। इसीलिए रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। उसके बाद कौन आएगी? कैशे। उसके बाद कौन आएगी? रैम। उसके बाद कौन आएगी? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है जी। क्लियर हो जाती है बात? इसी तरीके से ये हिरारिकी बनी है, ठीक है जी। चलिए, यहां तक क्लियर है सबको बात? आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछ रही हूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी, तो इनमें से सबसे तेज कौन सी मेमोरी है? तो क्या बताएंगे? जल्दी बताइए। यस नितिश, क्या पूछ रहे हैं आप? दोबारा पूछिए। तो अब हम क्या बताएंगे कौन सबसे फास्टेस्ट है जी? तो कैशे मेमोरी सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है अभी। अगर रजिस्टर आ जाता ऑप्शन में तो रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट हो जाती, फिलहाल कैशे हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
ये क्वेश्चन पढ़िए। ईपीरॉम को आमतौर पर किसके उपयोग से मिटाया जा सकता है? यस, ईपीरॉम को किसकी मदद से इरेज किया जा सकता है? तो ईपीरॉम के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यस, किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ईपीरॉम के लिए। ईपीरॉम के लिए हम अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल क्वेश्चन। आगे चलिए, आराम से पढ़िए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन रोम के उस प्रकार का उदाहरण है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिटाया जा सकता है और कई बार पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है? तो यहां पर अगर हम की पॉइंट देखें तो वो क्या था? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक, और उसे पुनः प्रोग्राम भी कर रहे हैं हम, और उसको इरेज भी कर रहे हैं, तो उसको मिटाया भी जा रहा है। ये हमारे की पॉइंट है। तो आंसर क्या बन गया? डबल ई प्रॉम बन गया। डबल ई प्रॉम बन गया, ठीक है। तो जो आपने पढ़ा उससे ये क्वेश्चंस बन रहे हैं और आप लोग आंसर्स दे पा रहे हैं, बस यही हमको चाहिए। नेक्स्ट पढ़िए, यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई है सिर्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रैम रिक्वायर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स? अब यहां पर क्या बोला कि ये की पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोला, किस लिए? इरेज करने के लिए। हाँ जी, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हम किसके लिए यूज करते हैं? अगेन डबल ई प्रॉम में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, मैं आज क्वेश्चन लेकर भी आई हूं लेकिन आज हमारा पूरा हो नहीं पाएगा। ये आपका यूपी एएसआई एसआई 2025 का क्वेश्चन है। इसे पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। अभी मैंने कैशे मेमोरी करवाया नहीं है, लेकिन ये इतना डिटेल्ड क्वेश्चन है, समझ में आ रही है? क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फिर मैं, अभी मैंने कैशे पढ़ाया नहीं है, तो कैशे जब मैं पढ़ाऊंगी तब मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूंगी, जो हमारा कल ही होगा। तो बस क्वेश्चन पढ़ लो कि देख लो कि कितना डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, एसआई और एएसआई में ही पूछा जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों ने शायद एस रैम और डी रैम को भी इतनी डिटेल में पढ़ा नहीं है कभी भी। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद आप लोगों ने ये सब पढ़ा नहीं है इतनी डिटेल में, ठीक है। तो इतना डिटेल्ड क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आ रहा है कैशे को लेकर भी। चलिए ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ एस रैम एंड प्रोवाइड वेरी हाई स्पीड? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। मॉनिटर में रैम और रोम कहां से आ जाएगा? मुझे एक बात बताना। इसका मतलब तो हमें कंप्यूटर का सी भी नहीं पता अगर हम कहें कि रैम और रोम जो है वो मॉनिटर में है। देखा, वेरी गुड। अमन अमन इज सेइंग मैम मैंने कभी इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो आई एम प्रोवाइडिंग यू द कंटेंट, तो डेफिनेटली तुम्हें थोड़ी सी अभी लगेगा कि भाई मैं डिफिकल्ट पढ़ा रही हूं, हमें समझने में दिक्कत होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। एसराम जो है वो किससे बना है? कैशे से बना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? जल्दी बताइए, पढ़िए जरा। चलिए, एस रैम डी रैम में आपने इतना ही पढ़ा होगा कि उसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ रही है और नहीं पड़ रही है, इतना ही पढ़ा होगा। उसमें ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, क्यों उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है, क्यों ज्यादा है, ठीक है, डेंसिटी कैसी है, ये सब नहीं पढ़ा होगा। ये मेरी पक्की बात है। चलिए, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पहली बात ये कह रहा है एस रैम इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, गलत है, ये बात गलत है। डी रैम जो होती है वो फास्टर होती है एस रैम से, नहीं, एस रैम फास्टर होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। एस रैम को क्या आप बार बार रिफ्रेश करते हो? नहीं भाई, डी रैम को करते हैं हम, तो ये गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बोथ एस रैम और डी रैम रैम का पार्ट है, तो सही बात है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ भाई, रैम का पार्ट ही होते हैं एस रैम और डी रैम। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। अब 4 आंसर दे दिया, 4 में तो एस रैम को बोल रहे हैं कि आप इसको रिफ्रेश कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो खाली पहली स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है जी। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एसरैम? दोबारा से एसरैम के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है बताइए, पढ़िए जरा। बिल्कुल आएगा तुम्हें समझ में, जब आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तब आएगा समझ में, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, पढ़ाने दिया करो। एकदम से ही तुम लोग ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल पुटअप करने लग जाते हो बिना मतलब के। जब हमने वो चीज़ पढ़ी ही नहीं है तो मैं कैसे बताऊंगी तुम्हें, तो मुझे आगे पीछे सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऐसे चलता है। अभी तुम धीरे धीरे आराम से चलो, यू गेट टू नो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एसरैम? पहली स्टेटमेंट देखो, यह डीरैम की तुलना में तेज एक्सेस प्रदान करता है क्या? एसरैम तेज होता है ना डीरैम से, तो स्टेटमेंट क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसके बाद आगे चलो, नेक्स्ट क्या कह रहा है? इट इज चीपर देन डी रैम। क्या वो एस रैम डी रैम से सस्ती है? नहीं, ये कंडीशन, ये फॉल्स है, ऐसा नहीं होता। इट इज मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम। एस रैम महंगी होती है डी रैम से, हाँ महंगी होती है डी रैम से। इट हैज हायर बिट डेंसिटी देन डी रैम। नो, नहीं, ठीक है। यहां काम आती हैं ये चीजें, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, यानी आपका बी स्टेटमेंट सही है, ठीक है जी। चलिए, तो फिर यहां तक ही आज की क्लास रखते हैं हम लोग। थोड़ा सा पढ़कर आइएगा और धीरे धीरे मैं क्लासेस बढ़ा दूंगी, क्योंकि मेरी जस्ट अभी यूट्यूब पे बैंकिंग वालों की क्लास होती है, इसलिए मैं आपको 5 मिनट भी एक्स्ट्रा दे नहीं पाती हूँ, ठीक है। बात ये है, तो नेक्स्ट टाइम पर हम लोग धीरे धीरे क्लासेस को बड़ा करना शुरू कर देंगे। और संडे को भी हमारी क्लास होगी, मोस्ट प्रोबेबली संडे का मैं थोड़ा सा टाइम चेंज करूंगी इसलिए। चलिए, इनको प्लीज रिवाइज करिए, पढ़िए, ओके। और जब तक इन नोट्स अगर आप लोगों ने बनाने हैं, प्लीज अपने हाथों से लिख के नोट्स बनाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, ओके। चलिए, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलते हैं एंड प्लीज रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू।